नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पिछले 36 घंटे से देश में उत्तर प्रदेश के शहर संभल की चर्चा हो रही है, क्योंकि संभल रविवार की सुबह उस समय सुलग उठा जब कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद में एक टीम सर्वे के लिए गई। हालांकि सर्वे में हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों मौजूद थे, लेकिन कुछ लोगों ने गलत तरीके से भड़काकर पहले भीड़ को जुटाया और इस दौरान नारेबाजी हुई और मस्जिद पर पथराव भी हुआ। इस हिंसा में अब तक 4 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। हालांकि अब हालात नियंत्रण में हैं। वहीं सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस सबके बीच संभल में जामा मस्जिद पर हुए बवाल को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सर्वे के दौरान आखिर हिंसा कैसे भड़क गई, कैसे शुरू हुई पत्थरबाजी, कहां से आए इतने पत्थर और कौन थे वो पत्थरबाज। हम बताएंगे इसका भी पूरा सच, क्योंकि इससे पहले भी जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था, तब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया था। लेकिन जब रविवार को दूसरी बार सर्वे की टीम पहुंची, तब कैसे हिंसा भड़क गई? क्या यह अपने आप भड़क गई या किसी ने लोगों को भड़काया? कहा जा रहा है कि शुक्रवार 22 नवंबर को सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल ने भड़काऊ बयान दिए थे। उससे इलाके का माहौल खराब हो गया और उनके बयानों ने हिंसा भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे आरोप हैं। अब मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जो खुलासे किए हैं वो भी हैरान कर देने वाले हैं। उन्होंने शव में देशी तमंचे के कारतूस मिलने के साथ ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधे गोली मारे जाने का दावा किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मतलब यह है कि लड़कों को नजदीक से सटाकर गोली मारी गई है। पुलिस तो वहां नजदीक में थी नहीं, तो सवाल उठता है कि फिर यह हत्या किसने की? सर्वे के दौरान आखिर नई उम्र के लड़कों को ही आगे क्यों किया गया इस प्रदर्शन में पत्थरबाजी के लिए? और कमिश्नर ने बताया कि हिंसा में शामिल लोगों में ज्यादातर युवा थे, जिन्होंने अपने चेहरे रुमाल से ढक रखे थे। आप सुनिए पहले मुरादाबाद के कमिश्नर की जुबानी संभल हिंसा की पूरी कहानी, फिर हम आपको बताएंगे इस हिंसा की, इसके पीछे की राजनीति का पूरा सच। साथ ही हम बताएंगे कि हिंदू पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में कोर्ट में दिए हैं कौन से 3 सबूत, और मुस्लिम पक्ष की क्या है मामले में दलील। लेकिन पहले सुनते हैं कमिश्नर ने क्या कहा। कार्रवाइयाँ हो रही हैं, साक्ष्यों के आधार पर हो रही हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो पहले से तैयारी करके आए थे, मुंह बात करके, और उन लोगों ने जो भी पथराव किया, पथराव के साथ साथ उसमें फायरिंग की भी इंसिडेंट की खबर आई। देसी बंदूक पे जो वो छर्रे इस्तेमाल होते हैं, जो गोलियां इस्तेमाल होती हैं, उनकी अभी तक बात आई है। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, पर प्रथम दृष्टया एक बच्चे को पॉइंट ब्लैंक रैंक से भी गोली मारी गई है। वहाँ पुलिस तो मौजूद नज़दीक में तो थी नहीं, दूर दूर पुलिस थी। पूरी वीडियोग्राफी सारी चीज़ें आई हैं, तो उसमें इस बात की भी तहकीकात की जाएगी। तो संभल में जो पत्थर फेंके हैं उस पर अब विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीति की इमारत बना रही हैं। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन चारों खाने चित हो गया और यूपी के उपचुनाव में उसे मुंह की खाने के बाद सपा नेता अखिलेश यादव की राजनीति की भरभराती इमारत को संभल के इन पत्थरों का ही संबल है, सहारा है। यही वजह है कि जैसे ही संभल में पत्थर फेंके, अखिलेश ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन्हें बटोरना शुरू कर दिया और इन्हीं पत्थरों को वो अपने राजनीतिक दुश्मन बीजेपी पर चलाने लगे। और इसकी मिसाल है ये वीडियो जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है। इस वीडियो में संभल की पुलिस पत्थरबाजों को ललकारती नजर आ रही है। साफ दिख रहा है कि पुलिस बिगड़ते हालात को संभाल रही है। लेकिन अखिलेश ने यह वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि कोई भी इंसाफ की उम्मीद ना छोड़े, नाइंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता,
सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा, ऐसा अखिलेश ने लिखा। अब आप ही सोचिए, पुलिस दंगों को रोकने की कोशिश कर रही है और अखिलेश यादव को यह नाइंसाफी लग रही है। पुलिस हालात पर काबू पाना चाहती है और अखिलेश इसे अन्याय बता रहे हैं। अखिलेश क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार यूपी में आई तो क्या वो पत्थरबाजों को पत्थर फेंकने का लाइसेंस दे देंगे? अखिलेश यूपी के 5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, फिर भी वो इतनी सी बात नहीं जानते कि संभल की पुलिस और प्रशासन सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा था। लेकिन अखिलेश का झूठ यही खत्म नहीं होता। दरअसल अखिलेश ने यह आधा अधूरा वीडियो डाला है। अखिलेश यादव ने या फिर उनके किसी सोशल मीडिया मैनेजर ने वीडियो को अच्छे से ट्रिम करके यानी एडिट कर सिर्फ वही हिस्सा पोस्ट किया जिसमें पुलिस के हाथ में हथियार है और वो दंगाइयों से भिड़ रही है। लेकिन अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में इतने दबे हुए हैं कि उनमें यह हिम्मत ही नहीं है कि वो दूसरा पहलू भी दिखाते। ये देखिए 2 तस्वीरें, दोनों तस्वीरें संभल की हैं, दोनों एक ही दिन की भी हैं, लेकिन समय का थोड़ा अंतर है। पहला वीडियो वो है जो अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, जिसके सहारे अखिलेश यादव यूपी पुलिस को विलेन यानी खलनायक साबित करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दूसरा वीडियो पोस्ट करते जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं कि पहले पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस पर इतने पत्थर फेंके गए कि पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी गली पत्थरों से अटी पड़ी है। ये सारे पत्थर पुलिस को निशाना लगाकर फेंके गए थे, जिसमें दर्जनों पुलिस वाले घायल भी हुए। और जब पत्थरबाजी हद से ज्यादा बढ़ गई तो पुलिस ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और पत्थरबाजों को ललकारा। और अखिलेश ने बाद वाला वीडियो जब पुलिस पे ललकारा वो वीडियो पोस्ट कर दिया, लेकिन उनके प्रिय पत्थरबाजों ने पुलिस पर जो पथराव किया वो वीडियो वो दबाकर बैठ गए। और इसे ही कहा जाता है अच्छा अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। यानी जो वीडियो अखिलेश के नैरेटिव को सूट करता था वो उन्होंने पोस्ट कर दिया और उनके प्रिय पत्थरबाजों को एक्सपोज करने वाला वीडियो था उसे अखिलेश यादव जी ने छुपा लिया। अब अखिलेश यादव जी से एक सवाल और है। अखिलेश जी, आप क्या चाहते हैं? पुलिस को पत्थर मारे जाएं और बदले में पुलिस पत्थरबाजों का स्वागत गुलाब के फूलों से करे? अखिलेश जी, ये कोई बॉलीवुड की फिल्म फूल और पत्थर नहीं है, ये यूपी की ग्राउंड रियलिटी है। जब पत्थर फेंके जाएंगे तो बदले में पुलिस वाले ऐसे हालात को इसी तरह से कंट्रोल करेंगे। फिर भी अखिलेश जी, संभल की पुलिस ने बहुत संयम दिखाया था, यह आपको पता भी है और मुझे पूरा यकीन है कि आपने संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें एसपी साहब पथराव करने वाले युवाओं और किशोरों को समझा रहे हैं। डाकखाना रोड पर संभल का इलाका है। एसपी बिश्नोई ने यहां पर साफ साफ लाउड स्पीकर लेकर पथराव करने वाले युवाओं से कहा था कि बेटा अपना भविष्य खराब ना करे इन नेताओं के चक्करों में आके। और अगर अखिलेश जी आपने वीडियो नहीं देखा है तो अब देख लीजिए और हो सके तो एसपी साहब के इस वीडियो को अपने ट्विटर से पोस्ट भी कर देना। शायद आपके कुछ भटके हुए प्रिय युवाओं को कुछ अकल आ जाए। ये देखिए ये वीडियो। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। तो देखा आपने, संभल के एसपी ने पत्थरबाजों को कितना समझाया। अभी हम आपको संभल पुलिस का एक और वीडियो दिखाएंगे जिससे अखिलेश जी को संभल पुलिस के संयम का पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको अखिलेश यादव का, उनकी पार्टी का और उनके स्वर्गीय पिता श्री मुलायम सिंह यादव का पूरा सच बताना भी जरूरी है। आज अखिलेश जिस यूपी पुलिस को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, कभी इसी यूपी पुलिस से उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे राम भक्त कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। 1991 में तब अयोध्या की सड़कें राम भक्तों की लाशों से अटी पड़ी थी और सरयू नदी का पानी कार सेवकों के खून से लाल हो गया था। इतना सब होने के बाद भी श्री मुलायम सिंह यादव ने कभी इसके लिए माफी नहीं मांगी और आज अखिलेश भी इस घटना का जिक्र नहीं करते और ना वो करेंगे। अखिलेश भी इसके लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो कार सेवक
वो निहत्थे कार सेवक, वो राम भक्त कार सेवक जो उस दिन मारे गए थे, वो अखिलेश के वोटर नहीं थे। चलिए वापस आते हैं वर्तमान पर और अखिलेश यादव जी को एक और वीडियो दिखाते हैं संभल का, जिसमें पुलिस के जवान बार बार पत्थरबाजों को समझा रहे हैं, उन्हें शांत रहने के लिए बोल रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि आप हमें पत्थर क्यों मार रहे हैं। अखिलेश यादव जी, आप भी देखिए ये वीडियो। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्या हो रहा है? शांत रहो, शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, शांत हो जाओ, शांत मत करो, तो आइए अब हम आपको संभल कांड का वो पूरा सच बताते हैं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया हुआ। क्या आपने कभी यह सोचा कि 19 नवंबर को जब पहली बार सर्वे हुआ तब कुछ नहीं हुआ, एक पत्थर भी नहीं चला, लेकिन 24 नवंबर को ऐसा क्या हुआ कि वही लोग पत्थर चलाने लगे। असल में 19 नवंबर और 24 नवंबर के बीच एक महत्वपूर्ण दिन था, 23 नवंबर। यह वो दिन था जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आए थे। इन 9 में से 7 सीटें बीजेपी को मिल गईं और अखिलेश यादव के लिए यह झटका बहुत बड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका था कुंदर की विधानसभा सीट पर आया नतीजा। और इस कुंदर की कस्बे की संभल से दूरी है महज 30 किलोमीटर, सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है जगह संभल से। और कहीं ना कहीं इस कुंदर की सीट के नतीजे का संभल में हुई हिंसा से कोई ना कोई कनेक्शन है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। कुंदर की विधानसभा एक मुस्लिम बहुल सीट है। कुंदर की में 64% मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम वोट बैंक की वजह से समाजवादी पार्टी को यह गुमान था कि उसकी जीत यहां पर पक्की है और वो अपनी जीत मानकर चल रही थी। बीजेपी यहां पिछले 31 साल से चुनाव नहीं जीती थी, लेकिन इस बार यहां से बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान को करीब 1,44,000 वोटों से हरा दिया। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार समेत 11 मुस्लिम उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। सोचिए, एक तरफ 11 मुस्लिम उम्मीदवार, एक तरफ हिंदू उम्मीदवार, उसने सबकी जमानत जब्त कर दी मुस्लिम बहुल सीट पे। और यह वजह थी मुस्लिम मतों का विभाजन। मतदाताओं में से 40% के आसपास जो मुस्लिम मतदाता हैं, कुल मुस्लिम मतदाता हैं, उनमें से 40% के आसपास तुर्क मुस्लिम हैं और बाकी के 60% जो मुस्लिम हैं वो अन्य मुस्लिम जातियों से हैं, जिनमें राजपूत मुस्लिम जो है वो बड़ी तादाद में है। इस बार तुर्क मुसलमानों को छोड़कर ज्यादातर बाकी मुसलमानों ने बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर को वोट दे दिया। और इस चुनावी नतीजे के बाद यह माना जा रहा है कि मुस्लिम मतों में भी बीजेपी के पक्ष में विभाजन हो सकता है। इसलिए कई लोग दबी जुबान में यह कह रहे हैं कि मुस्लिम मतों में विभाजन में भविष्य में कोई विभाजन ना हो मुस्लिम मतों में, इसको लेकर कहीं ना कहीं संभल में हिंसा करवाई गई है। तो संभल में बवाल के बाद चर्चा हो रही है कि अचानक सुबह 6 बजे 1000 लोगों की भीड़ जामा मस्जिद कैसे पहुंच गई। इस दौरान भारी मात्रा में पत्थर फेंके गए, जिसे देखने से लग रहा है कि इसकी बहुत पहले से तैयारी की गई थी। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें संभल में हुई हिंसा के बाद की है। आप खुद देखिए कितनी बड़ी मात्रा में यहां गलियों में पत्थर पड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, ये सारे पत्थर पुलिस को निशाना बनाकर फेंके गए थे। बवाल के बाद इन पत्थरों को हटाने के लिए संभल नगर निगम को एक भारी अमला काम पर लगाना पड़ा। बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद के पास की इन गलियों से पूरे 6 ट्रॉलियां, जी हां पूरी 6 ट्रॉलियां भरकर पत्थर जमा किए गए। अब बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे इलाके में ना तो कोई निर्माण कार्य चल रहा है कोई बड़ा, यहां की गलियों की सड़कें भी पक्की हैं, तो फिर इतने सारे पत्थर यहां अचानक आए कैसे। ध्यान दीजिए, मस्जिद का पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ, तब सब ठीक था, और 24 नवंबर को इतने सारे पत्थर ये कहां से आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो संभल हिंसा के मामले में उंगली बार बार उंगली 2 लोगों पर उठ रही है। पहले है समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क, और दूसरा व्यक्ति है विधायक इकबाल महमूद का बेटा सुहेल इकबाल। इन दोनों पर आरोप है, और दोनों समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने इलाके का माहौल खराब किया, जिससे भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लेकिन सपा प्रमुख अपने खास सांसद, अपने प्रिय सांसद जिया उर रहमान बर्क के बचाव में उतर आए।
उनका कहना है कि जियाउर रहमान घटना के समय मौके पर ही नहीं थे, वो संभल में ही नहीं थे। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव किस तरह से अपने प्रिय सांसद को क्लीन चिट दे रहे हैं। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? अखिलेश यादव अपने प्रिय सांसद जियाउर रहमान बर्क को बचाने के लिए भले ही कितने भी दावे कर लें, लेकिन वो इस सच को नहीं नकार सकते कि इसी 22 नवंबर को जामा मस्जिद में जुमे की नमाज में शामिल होने के लिए अचानक उनके प्रिय सांसद जियाउर रहमान वहां पहुंच गए थे। इस दिन जुमे पर हुई इस जामा मस्जिद में सामान्य से अधिक जमावड़ा देखने को मिला था और नमाज के बाद अखिलेश के सांसद, प्रिय सांसद जियाउर रहमान बर्क ने साफ कहा था कि यहां मस्जिद ही रहेगी। आइए आप भी सुनिए जुमे की नमाज के बाद 22 नवंबर को जामा मस्जिद के बाहर जियाउर रहमान ने क्या कहा था। ये कहना कि बाबर साहब ने कि मस्जिद किसी दूसरे धार्मिक स्थल तोड़ा है, बिल्कुल सरासर गलत है। ये मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी, और इस कानून के तहत, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आनी चाहिए। हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे और हम अपनी मसाजिदों को इस तरह से छिनने नहीं देने के लिए। तो संभल पर समाजवादी पार्टी की राजनीति की तो खूब बात हो गई। आइए बात करते हैं कांग्रेस की नई नवेली सांसद प्रियंका गांधी की। वायनाड से चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर जो पहला राजनीतिक पोस्ट किया, उसमें उन्होंने एक तरह से संभल के पत्थरबाजों का समर्थन करते हुए कटघरे में योगी सरकार और उनकी पुलिस पर सारे आरोप मढ़ दिए। प्रियंका गांधी का कहना है कि इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, दोनों पक्षों को विश्वास में लिए बिना प्रशासन ने हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की और सरकार ने खुद माहौल खराब करने का काम किया। प्रियंका ने कहा कि प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन सवाल तो प्रियंका गांधी से पूछा जाना चाहिए कि प्रियंका ने अपने बयान में पत्थरबाजी करने वाली भीड़ की निंदा क्यों नहीं की। सरकार और प्रशासन पर सवाल तो उठाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिन स्थानीय नेताओं के उकसावे की वजह से यह हिंसा भड़की, उस पर खामोशी के साथ क्यों प्रियंका बैठी रही। वजह साफ है कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति में प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है। वायनाड में उन्हें मुस्लिम लीग की मदद से ही जीत मिली है। मतलब साफ है कि मुस्लिम लीग से वायनाड में उन्होंने जो वोटों का लोन लिया था, उसकी ये पहली ईएमआई उन्होंने चुकाई। उधर राहुल गांधी को भी सुन लीजिए, वो भी संभल हिंसा के लिए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की वो मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर अब यूपी कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। यूपी कांग्रेस कम ही एक्टिव होती है, लेकिन इस मामले पे हो गई है। संभल हिंसा के विरोध में लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में मौन धरना दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर मौन धरने पर बैठे। अजय राय कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा। ये पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति और प्रताड़ित करने की राजनीति हो रही है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर से हम मौन भी करने जा रहे हैं और आने वाले समय में पूरा कांग्रेस का डेलीगेशन मैं स्वयं संभल जाऊंगा। तो संभल की जिस जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, उसका इतिहास भी बेहद खास है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जहां आज जामा मस्जिद है, वहां कभी भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था। हिंदुओं ने कहा है कि इस मंदिर को इस्लामी आक्रांता बाबर के आदेश पर तोड़ा गया था और मंदिर के मलबे के ऊपर जामा मस्जिद बनाई गई थी। हिंदुओं ने मंदिर के अपने दावे को पुख्ता करने के लिए कई ऐतिहासिक प्रमाण भी दिए हैं और इन्हीं में से एक है मुगल आक्रांता बाबर द्वारा लिखा गया बाबरनामा। इस बाबरनामे का सबसे सही अनुवाद माना जाता है जो ब्रिटिश इतिहासकार एनेट वेवरीज ने किया था। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर लिखा हुआ है कि मीर बेग 932 हिजरी में हुमायूं के चेले थे और उसने संभल पर कब्जा किया था। 233 हिजरी में मीर बेग संभल में एक हिंदू मंदिर को उन्होंने मस्जिद में बदल दिया था।
यह बाबर के आदेश पर किया गया था और मस्जिद पर आज भी मौजूद एक शिलालेख में इसका जिक्र है। तो बाबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसके अंदर यह बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। और हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में एक अंग्रेज अफसर का जो उसने सर्वे किया था उसका ब्यौरा भी दिया है, जिसके मुताबिक संभल की जामा मस्जिद में हिंदू मंदिर के निशान हैं। दरअसल यह सर्वे रिपोर्ट 1874 से 1876 के बीच मेजर जनरल ए कनिंगम की देखरेख में तैयार हुई थी। कनिंगम उस समय ASI के चीफ थे और इस रिपोर्ट को तैयार किया था उनके जूनियर अफसर ACL कार्लाइल ने, जिन्होंने खुद जामा मस्जिद के अंदर जाकर, संभल की जामा मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे किया था। उनकी इस रिपोर्ट का नाम है टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर। इस रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभों को पुराने हिंदू मंदिरों का बताया गया है, जिन्हें प्लास्टर लगाकर छुपाने का प्रयास सालों पहले ही हो चुका था। इस रिपोर्ट में लिखा गया है, जो लिखा है उसे आप भी ध्यान से सुनिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक संभल में मुख्य इमारत जामा मस्जिद है। इसके बारे में हिंदू दावा करते हैं कि यह मूल रूप से हरि मंदिर था। इसमें 20 फीट वर्ग का एक केंद्रीय गुंबददार कमरा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों का मानना है कि इस इमारत का निर्माण बादशाह बाबर के समय में हुआ था। इस शिलालेख में, जिसमें निश्चित रूप से बाबर का नाम है, लेकिन हिंदू कहते हैं कि यह फर्जी तौर पर बनाया गया है। हिंदुओं के अनुसार इस स्लैब के पीछे यानी शिलालेख के पीछे मंदिर से संबंधित मूल हिंदू शिलालेख है। और संभल के कई मुसलमानों ने मेरे सामने कबूल किया कि बाबर के नाम वाला शिलालेख जाली है। 1857 के विद्रोह या उसके लगभग 25 साल पहले तक भी इस इमारत पर यानी इस मंदिर पर मुसलमानों का कब्जा नहीं था। मुसलमानों ने इमारत पर बलपूर्वक कब्जा किया और फिर जिला जज के सामने एक मुकदमा चलाया गया, जिसमें मुसलमानों ने एक साथ मिलकर हिंदुओं के दावे के खिलाफ झूठी गवाही दी और मुसलमानों ने यह केस जीत लिया। और खास बात जो लिखी है इस रिपोर्ट में कि इस दौरान हिंदू यहां अल्पसंख्यक थे। तो मस्जिद में मंदिर होने के दावे को लेकर दायर किए गए मुकदमे को लेकर पुलिस मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, यह भी हमें इसका भी पूरा सच मालूम होना चाहिए। इन मुसलमानों का कहना है कि उन्हें सिर्फ परेशान करने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह जामा मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। कई मुस्लिम नेताओं की दलील है कि वो जामा मस्जिद का सर्वे कराने के कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। इसके लिए वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग, जिसके मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल की 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति थी उस स्थिति को बरकरार रखा जाएगा, उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। यह मुस्लिम पक्ष का कहना है, इसलिए वो इस वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं। इसी आधार पर मुस्लिम पक्ष की यह भी दलील है कि सर्वे का आदेश देना इस कानून का उल्लंघन है, क्योंकि यह जामा मस्जिद करीब 300-400 साल पुरानी मस्जिद है। यानी 15 अगस्त 1947 को यह मस्जिद थी, इसलिए इसे मस्जिद ही रहना चाहिए। वहीं संभल की हिंसा को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पहली बार जब टीम सर्वे करने गई तब सब कुछ शांति से हो गया, तो फिर दूसरी बार सर्वे करवाने की या सर्वे के लिए जाने की जरूरत क्यों पड़ी। मुस्लिम पक्ष का यह भी आरोप है कि सर्वे कराने वाली टीम जब गई तो उनके साथ कुछ लोग थे जो धार्मिक नारे लगा रहे थे, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके का माहौल बिगड़ गया। तो यह मुस्लिम पक्ष की दलील है। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि संभल हिंसा और विवाद पर सियासतदानों के क्या हैं बोल। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।
अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। और संभल हिंसा और विवाद पर सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पूरे मामले के लिए भाजपा और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो ओवैसी साहब जो हैं वो सर्वे को लेकर कोर्ट के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये विपक्ष ने जानबूझकर दंगा करवाया है और सर्वे का काम कोर्ट के आदेश पर ही किया जा रहा है। विपक्ष के लोगों ने जानबूझकर के सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था। और अब तो साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरी है पोस्टमार्टम में, ये तो उन्हीं की गोली से मरी है, उपद्रवियों की गोली से। हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहाँ के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं पे मुकदमे दर्ज करके सोच रहा है कि नाकामी छुप जाएगी। ये पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर किया गया पूरा षड्यंत्र है और ये जानबूझ करके बनाया गया मामला है। संभल की चंडोसी की जामा मस्जिद है, वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।